गुड मॉर्निंग पार्टी। प्रीति, मोयुद्दीन भुयान, सुरजीत पाल, तेजवान सिंह। गुड मॉर्निंग शिवानी चौधरी जी, कामिनी यादव, जॉन, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, बीनू यादव, हरिओम, सिद्धार्थ सिंह राजपूत, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। आ जाएं। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग बिट्टू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा बेटा, राधे कृष्णा। आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग। हेलो जली, तोमर, पल्लवी, एलेक्स, धीमन, पवन जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सनी कुमार, राधे राधे। प्रदीप, रवि, गीता राणा, सिद्धार्थ सिंह राजपूत। मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, मैं एकदम बढ़िया। शिवानी सैनी, मुस्कान, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई, आराम से फिर शुरू करते हैं जितनी जल्दी हो सके। कंटेंट बहुत बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया बेटा। आ जाओ। आज का टॉपिक मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें समझना है किसके रिलेशंस के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन के बारे में समझना। यही मैं आपको एक टॉपिक और बता दूंगी, राज्यों का पुनर्गठन। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय सिनेरियो कुछ डिफरेंट था। उस समय भारत में 14 राज्य थे, केवल 14 राज्य। लेकिन आज आप देखते हो तो 28 राज्य हैं। तो धीरे धीरे स्टेट्स बने, कैसे बने, कब बने, उन सब के बारे में हम समझेंगे। और साथ ही साथ समझेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिलेशन क्या हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के रिश्ते क्या हैं, उन्हें भी समझना है। ठीक, तो जरा देखें। सबसे पहले यहां पे गौर फरमाएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन की बात संविधान के अंदर 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में दे रखी है। किसमें? 7th शेड्यूल में दे रखी है। 7वीं अनुसूची में ही बात की गई है 3 लिस्ट की, याद आ रही होगी, जिसमें आपको संघ सूची में बात की है कि 100 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाती है, लॉ बनाती है। फिर राज्य सूची की बात की गई है जिसमें बताया गया है ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पर राज्य सरकार लॉ बनाती है। और फिर समवर्ती सूची की बात की गई है जिसपे आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। ठीक है, ये 7वीं अनुसूची में, ये 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल में दे रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिश्ते कैसे होंगे, ये 7th शेड्यूल के अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 11 में दे रखा है, पार्ट 11 में दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक, आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक इनके रिश्तों के बारे में बात है। और ये किस तरीके के रिश्तों के बारे में बात करता है? 2 तरीके के बारे में बात करता है। भाग 11 केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में बात करता है, आर्टिकल 245 से लेकर 263। लेकिन 2 तरीके के रिश्तों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 10, आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक विधायी संबंध के बारे में बात करता है, लीगल रिलेशन के बारे में बात करता है। यानी बात करता है कानून बनाने के संबंध पर कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, इस बारे में बात करता है। आर्टिकल 245 से लेकर 255 कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लॉ से रिलेटेड क्या रिलेशन होंगे, कौन किस सब्जेक्ट पे कानून बनाएगा, सीधी बात। उसके बाद 256 से लेकर 263 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में बात करता है कि कौन किस तरीके के कानून को एग्जीक्यूट करेगा, लागू करेगा, कानून को लागू कैसे कराया जाएगा, एग्जीक्यूट कैसे कराया जाएगा। तो क्या भाग 12 किसके बारे में बात करता है? भाग 12 भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिश्तों के बारे में बात करता है, आर्टिकल 264 से लेकर 293। लेकिन ये रिश्ते जो हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो वाला रिश्ता वित्तीय संबंध कहलाता है। कैसा कहलाता है? वित्तीय संबंध। यानी भाग 12 भी केंद्र और राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिश्तों के बारे में ही बात करता है। लेकिन किस तरीके के रिश्ते? फाइनेंशियल रिश्ते,
फाइनेंशियल रिश्ते यानी किस पर कौन टैक्स लगाएगा, ठीक, किस पर कौन टैक्स लगाएगा। इनकम टैक्स क्या स्टेट गवर्नमेंट गेन करेगी या पूरी कंट्री के लिए एक जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट गेन करेगी। तो फाइनेंशियल रिश्तों की बात करता है कौन, भाग 12, किसके बीच, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और 264 से लेकर 293 आर्टिकल तक ये बात चलती है। हाँ बेटा, एमएलए की एज 25 होती है, ठीक है, क्लियर, ये अजय क्लियर हो गया, ठीक। अब यहां तक समझ में आया, बहुत आसान बात बताई, एक बार फिर से समझ लो जितना समझाया कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिश्ते बहुत इजी, जिन्होंने जस्ट अभी अभी जोड़ा है, स्टेट एंड सेंट्रल रिलेशन, ठीक है ना, बहुत आसानी से समझ में आएगा। दोनों के रिश्तों को 3 पार्ट में बांट लो। भाग 11 वाले 2 रिश्ते हैं और भाग 12 के अंदर एक ही तरीके का रिश्ता है। पार्ट 11 बताता है कि 2 तरीके के रिश्ते होंगे, एक तो होंगे विधायी यानी लॉ बनाने से रिलेटेड, आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक ये वाला रिश्ता चलेगा, और फिर चलेगा कानून को एग्जीक्यूट, प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव, किसका कहां एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो 256 से लेकर आपके कहां तक चलेगा, 263 तक चलेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, इतना पहले समझ में आना चाहिए, इतना पहले समझ में आना चाहिए। कानून के क्रियान्वयन, लॉ के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, लॉ के क्रियान्वयन, जो कानून बनते हैं उनसे रिलेटेड, क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन। भाग 12 भी इनके रिश्तों के बारे में बात करता है, लेकिन वित्तीय रिश्ते, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कौन कहां किस टैक्स से पैसा लेगा, फाइनेंशियल रिश्तों की बात करता है। 264 से लेकर 293 तक इस वाले रिश्ते की बात चलेगी, ठीक। ये इतना समझाया मैंने। आपसे कोई पूछ ले भाग 11 और भाग 12 किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे केंद्र और राज्य के संबंधों से रिलेटेड हैं। भाग 11 में आर्टिकल 244 से लेकर आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक तो हम बात करते हैं कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा, और 256 से लेकर 263 तक बात करते हैं किसके ऊपर कि कौन किस तरीके से लॉ को एग्जीक्यूट करेगा। तो कुल मिला के भाग 11 कहां से कहां तक चलता है, भाग 11 चलता है आपका 245 से लेकर 263 तक, और भाग 12 चलता है 264 से लेकर 293 तक। कोई दिक्कत? अब बताओ प्रियंका कुमार राजभर, क्यों नहीं रिवीजन करते हो आप रिवीजन क्यों नहीं करते हो? अब आप मुझसे पूछ रहे हो एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एज क्या है। अगर लोकसभा है तो 25 साल की एज, तो आप चुनाव में खड़े हो सकते हो, और राज्यसभा के इलेक्शन के लिए आपकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। क्यों नहीं पढ़ते हो बेटा? ये क्या पढ़ाए नहीं गए हैं? ठीक है, ये क्या पढ़ाए नहीं गए हैं? और ये तो कितनी सिंपल सी चीजें हैं। ऐसे ही स्टेट के अंदर एमएलए बनना है तो 25 साल की एज, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का सदस्य बनना है तो 30 साल की एज। बताओ कहां दिक्कत है? रिवीजन किया करो ना, ठीक है, रिवीजन किया करो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रोहित ने, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन का टैक्स कौन लेगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन का टैक्स हम भारत सरकार को देते हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट्स को देते हैं, ठीक है ना। किसको देते हैं? भारत सरकार को देते हैं, ये बात याद रखनी है। आ जाओ, अब ध्यान से समझना है। आर्टिकल 245 क्या कहता है? आर्टिकल 245 से शुरू करते हैं। आर्टिकल 245 बहुत आसानी से एक बात कहता है कि देखो भैया, लॉ बनाने की बात हो रही है तो पूरे देश के लिए कानून तो बनाएगी संसद। पूरे देश के लिए कानून कौन बनाएगी? संसद, पार्लियामेंट। और हर राज्य अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाएगा। कहां बनाएगा? अपनी अपनी विधानसभा में, अपनी अपनी विधान मंडल में, अपनी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल, और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद है तो दोनों को मिलाकर बनाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा यार, प्रिया लिखे हुए हैं, क्यों नहीं पढ़ते हो? आर्टिकल 124 124 क्या बताया नहीं गया है?
आर्टिकल 124 क्या बताया नहीं गया है? सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। आर्टिकल 124 ए सुप्रीम कोर्ट का गठन, आर्टिकल 124 टू न्यायाधीशों की नियुक्ति। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, बीच में जब ये टॉपिक चल ही नहीं रहा तो प्लीज अपनी नोट्स खोलो, किताब खोलो, उसको पढ़ो एक बार, ठीक है? आ रही बात समझ में? प्लीज एक बार, क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस मत करो, फिर आपको लगता है मुझे क्यों नहीं बता रहे हो, जबकि ये चीजें लिखाई गई हैं। कोई वैलिड क्वेश्चन हो ऐसा कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई तो एक अलग बात है। जो चीज लिखाई गई है, दसियों बार डिस्कशन की गई है, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? मैम स्क्रीन साफ नहीं दिखाई दे रही, मैं 720 पर देख रहा हूँ। अरे देखना प्लीज नवीन भैया, एक बार देखना। 2 मिनट रुको बेटा, मैं अभी पूछवा लेती हूँ कि स्क्रीन साफ क्यों नहीं दिख रही है। अच्छा, प्रिया कह रही हैं लेकिन क्वेश्चन में आंसर गलत दिया हुआ था, तो मुझे बताना आप क्वेश्चन में आंसर क्या दिया गया था, कौन से क्वेश्चन में था, ठीक है? कौन से क्वेश्चन में था वो आप मुझे बताना, टैग करना मुझे अभी, ठीक है? अपने जो बैच है डाउट क्लियर करने वाला, ठीक है, उसके अंदर टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे टैग करना और मुझे बताना कौन सा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना? ताकि मैं उसको देखूं कि क्या गलती थी वहां पे, या आपके जो आप टेस्ट दे रहे हो मॉक टेस्ट उसके अंदर था तो बताना मुझे इस बात को, क्योंकि जरूरी है ना, साफ दिख रहा है तो बेटा। फिर मैं दूसरी वाली बात कहूंगी कि आपकी फिर आईज में प्रॉब्लम होगी आप देखो, ठीक है? साफ दिख रहा है, ठीक है? साफ दिख रहा है बेटा। ये सैलरी से जो टैक्स कटता है ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की जॉब में हो। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में हो तो आपकी सैलरी से जो टैक्स कटेगा वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में हो तो आपका जो टैक्स कटेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है? अब और समझ में आएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। तो अब ये हो गया आर्टिकल 245। 245 ने कह दिया कि भैया पूरे देश के लिए कानून बनाएगी संसद, और हर राज्य अपनी अपनी विधानसभा में, विधानमंडल में, अपनी अपनी लेजिस्लेचर में कानून बनाएगा। जिनके पास विधान परिषद भी है वो विधान परिषद से भी व्यू लेंगे। 245 के बाद 246 ने कहा कि यार नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं है, सब्जेक्ट भी क्लियर करो, कौन किस किस सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा, कौन किस किस सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा। तो जैसे 7वीं अनुसूची में डिस्कशन किया गया है कौन किस किस सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा, ऐसे ही यहां पर आर्टिकल 246 के अंदर भी बताया गया है कि कौन किस किस सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा। तो संघ सूची में 100 विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट में 61 विषय हैं जिन पर हर स्टेट की गवर्नमेंट अपने अपने कानून बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में दोनों मिलकर बनाएंगे, केंद्र और राज्य 52 विषय हैं। यहां एक बात याद रखनी है कि अगर समवर्ती सूची में सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया है और राज्य सरकार ने भी कोई कानून बनाया है, अब दोनों के सब ठीक है बेटा, अब दोनों के कानून में क्लैश आ रहा है तो फिर किसका कानून माना जाएगा? तो फिर ऐसे में केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा, ठीक है ना? समवर्ती सूची के विषय पर अगर क्लैश है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट के कानून पर अगर क्लैश है, समवर्ती सूची के किसी विषय पर, समवर्ती सूची के किसी विषय पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई क्लैश है, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद, क्या है कि में कोई विवाद है, तो फिर किसका कानून सर्वोपरि, किसका कानून माना जाएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून सर्वोपरि माना जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा? प्रभावी होगा। कोई दिक्कत? ये कानून प्रभावी होगा, ना कि दूसरा वाला, ठीक?
क्लियर हुआ? तो आर्टिकल 245 ने कहा पूरे देश के लिए कानून भैया संसद और हर राज्य अपने अपने विधानमंडल में बनाएगा। लेकिन 246 ने कहा ना 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 ना, ऐसे नहीं, क्लियर करो सब्जेक्ट कितने कितने। तो कहा कि भैया देखो 100 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, वो संघ सूची में यानी यूनियन लिस्ट में डाले गए हैं। 61 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, वो राज्य सूची में डाले गए हैं। और 52 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। अब यहां एक बात याद रखनी है, क्या शुरुआत से ही इन लिस्ट में इतने ही सब्जेक्ट्स थे? नहीं, शुरुआत में इन लिस्ट में इतने सब्जेक्ट्स नहीं थे। शुरुआत में कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट थे, 52 नहीं 47। और राज्य सूची में 61 नहीं 66 सब्जेक्ट थे। यानी यहां 5 सब्जेक्ट ज्यादा थे और यहां 5 सब्जेक्ट कम थे। कुछ तो हुआ होगा, यहां से 5 सब्जेक्ट उठा के ऐसे डाल दिए गए होंगे जिसपे अब दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। हुआ यही था। हुआ क्या, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हो। तो राज्य सूची यानी आपकी स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट को उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया गया। वो 5 सब्जेक्ट कौन से थे? शिक्षा। आपसे पूछ ले कि 1976 से पहले शिक्षा किसका विषय था, क्वेश्चन पूछे आपसे, तो आपको बताना है राज्य सूची का विषय था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ? 1976 में। और 5 सब्जेक्ट जो कि स्टेट लिस्ट के थे उन्हें उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया गया। कौन कौन से? एक तो एजुकेशन, एक वन, फिर जब वन है तो वन्य जीव का संरक्षण भी होगा। भैया एजुकेशन है और वन है तो वन्य जीव का संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन, माप तोल, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण। ये सब्जेक्ट्स पहले किस में थे? स्टेट लिस्ट के थे। अब किस में आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। बहुत पूछे जाते हैं, विशेष तौर पर याद रखना। 247 क्या कहता है? अब देखो एक बच्चा जरूर पूछेगा 247 क्या कहता है, तो मैं कहूंगी 247 अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने के संसद के अधिकार को कहता है। ठीक है ना? तो ये इससे रिलेटेड तो है नहीं, तो इसे रखने की जरूरत थी नहीं, तो मैंने हटा दिया। फिर भी अगर किसी का मन कर रहा है तो वो नोट कर ले आर्टिकल 247 किसके बारे में कहता है। तो आर्टिकल 247 कहता है अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना, यानी कि और एक्स्ट्रा क्या कोर्ट्स की स्थापना, अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने का संसद का अधिकार, स्थापना करने का संसद का अधिकार। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, यहां पर कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको लगेगा कि कहां चला गया, कहीं गार्गी मैम तो नहीं भूल गई या इनकी पीडीएफ में कोई लीक तो नहीं है, तो इसलिए बता दिया 247 ये होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ वीरेंद्र, मैं अभी ये भी समझाऊंगी, ये 1935 का अधिनियम से रिलेटेड क्या बात है वो भी बताऊंगी। राज्य सूची, केंद्र सूची, संघ सूची 1935 के अधिनियम में भी दे रखी है। समवर्ती सूची के बारे में आपके ऑस्ट्रेलिया के उसमें भी दे रखा है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ 248 क्या कहता है? अवशिष्ट शक्तियां। भाई 246 ने कहा कि कौन किस राज्य में कानून बनाएगा। 246 ने क्या कहा? 246 ने कहा कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। 247 ने तो बीच में रंग में भंग डाल दिया कि एक्स्ट्रा कोर्ट्स, एडिशनल कोर्ट्स बना सकती है संसद। ठीक है, लेकिन 248 ने कहा कि कुछ ऐसी भी तो पावर होंगी, कुछ ऐसे भी तो सब्जेक्ट होंगे जो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में होंगे ना स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में होंगे, नहीं दोनों के लिए जो लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट उसमें होंगे। तो उन पर कानून कौन बनाएगा? क्योंकि समय बदलेगा तो समय के साथ साथ बहुत सारी नई चीजें होंगी जिन पे कानून बनाने की जरूरत होगी। जैसे आप सोचो, शुरुआती दौर में क्या किसी ने सोचा था ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कोई कानून बनाएगा? आप बताओ, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई कानून बनाया जाएगा? ओटीटी प्लेटफॉर्म जिन पे आप और हम देखते हैं, खूब गालियां होती हैं। किसी ने सोचा था कभी टीवी के अलावा या फिल्मों के अलावा, फिल्मों में सेंसर बोर्ड है, केरला स्टोरी पे कट लगा दिए गए, सेंसर बोर्ड है। ओटीटी प्लेटफॉर्म मिर्जापुर देख लो क्या गालियां हैं, और कोई देख लो कितनी गालियां हैं।
दे धनाधन गाली, इधर गाली उधर गाली, और किस तरीके की विभत्सता दिखाने को, ऐसे गोलियां चलाई जा रही हैं, मारा काटा जा रहा है। तो किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। ऐसे सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट में नहीं रखे गए। तो आने वाले समय में कहा गया कि बचा कुछा जो भी है, रेजिडुअल पावर्स जो है, रेजिडुअल पावर जो है बेटा, ये जो मैंने लिखा 247 में आएगा, इसलिए आर्टिकल 247 लिखा है मैंने। ये जो मैंने लिखा है अभी अभी, ये आर्टिकल 247 में आएगा, ठीक है, 248 में नहीं आएगा, इसलिए सामने 247 लिखा। तो बची हुई पावर, जिन्हें रेजिडुअरी पावर कहते हैं, जो आपने कहां से ली है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, क्योंकि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे सब्जेक्ट जो ना तो केंद्र सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में है, उन पर कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो भारत के अंदर भी ये क्लियर किया गया आर्टिकल 248 में कि अगर कोई सब्जेक्ट बच जाता है तो रेजिडुअरी पावर्स यानी अवशिष्ट शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। उन विषय पर कानून कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये क्लियर हुआ? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 आप पहले भी पढ़ चुके हो और 10वीं बार पढ़ चुके हो, कईयों बार समझ चुके हो आर्टिकल 249 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 कहता है कि भैया कोई सब्जेक्ट है जो कि है स्टेट गवर्नमेंट का, कोई सब्जेक्ट जो कि किसका है? आर्टिकल ये 249 कहता है कि कोई सब्जेक्ट जो कि स्टेट लिस्ट का है, राज्य सूची का है, लेकिन फिर भी उस पर संसद कानून बना सकती है। क्या बात है? लेकिन उसके लिए जरूरी है कि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य मेजॉरिटी से इस प्रस्ताव को पारित कर दें, तो फिर वो सब्जेक्ट जो कि स्टेट लिस्ट का था उस पर संसद कानून बनाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि राज्यसभा, ये जब हम राज्यसभा पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था राज्यसभा की स्पेशल पावर में, कि राज्यसभा में उस दिन उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 2/3 का बहुमत इस प्रस्ताव को पारित करेगा तब। आर्टिकल 250 क्या कहता है? आर्टिकल 250 कहता है जब आपातकाल होगा, इमरजेंसी लगेगी, तो उस समय राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। उस समय राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है? ठीक, क्लियर? क्लियर यहां तक में? चलिए, यहां तक के क्लियर। मैंने 250 तक क्लियर किया, हर बात को क्लियर किया, सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाई। अब जो सबसे ज्यादा आता है वो देख लो कि संघ सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, राज्य सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हर लिस्ट में पहले आराम आराम से समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, जिसमें 100 सब्जेक्ट हैं। अब संघ सूची, जाहिर सी बात है ये मामले ऐसे होंगे जिन पे सरकार चाहती हो एक ही कानून बने, अलग अलग न बने। तो इसके लिए ये मामले किसमें रखे गए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जैसे प्रतिरक्षा, डिफेंस का मामला, विदेशी मामला, किस देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं, संचार कम्युनिकेशन, परमाणु ऊर्जा, युद्ध और शांति, बीमा, बीमा बीमा किसका आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। खनिज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। रेलवे, डाक बाजार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। बंदरगाह, पोर्ट्स, लॉटरी पूछा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। जहाज रानी, जहाज रानी का मतलब है शिपिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। रिजर्व बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। सीमा शुल्क, जिसे आप बोलते हो आपकी कस्टम ड्यूटी। निगम कर, निगम कर कॉपरेटिव टैक्सेस। निर्यात शुल्क, एक्सपोर्ट टैक्सेस, ये सब कौन लेता है? संघ सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। कौन लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बीमा हुआ, डाक हुआ, ठीक है, बीमा, डाक, साथ ही साथ आपका लॉटरी हुआ, ठीक, ये सब किसके अंदर आते हैं? शेयर बाजार हुआ, शेयर बाजार किसके अंदर आएगा? शेयर मार्केट किसके अंदर आएगा? शेयर बाजार, शेयर बाजार किसके अंदर आएगा? ये शेयर बाजार भी इसी के अंदर आएगा। किसके अंदर? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। इस तरीके से 100 ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिन पर कौन कानून बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में?
अच्छा, यहाँ एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, अगर किसी स्टेट के अंदर प्राकृतिक खनिज हो तो वो किसके अंडर होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगा या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगा? देखो बहुत ध्यान से एक चीज सुनना, जैसे आप देश के अंदर जितनी भी खनिज संपदा है उस पर ओवरऑल किसका कंट्रोल रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। लेकिन अगर किसी राज्य के अंदर कोई खनिज है, निकला हुआ है, तो फिर ऐसे में उस राज्य के उस खनिज से रिलेटेड उस खनिज को कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, इसके अधिकार होते तो स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं, लेकिन उस खनिज संपदा पर अधिकार किसका माना जाएगा? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। किसका माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? तो ये बात विशेष तौर पर याद रखना कि खनिज पर अधिकार मूल रूप से किसका माना जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। आओ राज्य सूची। राज्य सूची में सीधी सीधी बात है, राज्य सूची में सबसे पहले बात आती है आपकी, ये लोकसभा लिखा है, अरे यार हाई कोर्ट है ये। ठीक है, किसके बारे में बात आती है राज्य सूची में? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट्स यानी कि आपके उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय हो गया। अब न्यायालय में किसको लेके जाया जाता है? पुलिस को। पुलिस किसको लेके जाती है? कैदियों को। कैदियों को जब पुलिस हाई कोर्ट में लेके जाती है और हाई कोर्ट से ये क्लियर हो जाता है कि ये कैदी है, तो फिर कहाँ के लेके जाती है? कारागार में। कहाँ लेके जाती है? कारागार में लेके जाती है। तो फिर ये कारागार का मुद्दा कहाँ से रिलेट करता है? ये कारागार का मुद्दा भी रिलेट करता है, यानी जेल। जेल किसके अंडर आती हैं? राज्य सूची के अंदर आती हैं। किसके अंडर आती हैं? राज्य सूची के अंदर आती हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? अरे यहाँ 100 सब्जेक्ट लिख लो, यहाँ 61 लिख लो, और यहाँ हाई कोर्ट। ठीक, तो हाई कोर्ट, पुलिस, कारागार यानी जेल, भूमि जमीन। भूमि जमीन, उस एरिया की जमीन स्टेट गवर्नमेंट की है। स्थानीय स्वशासन, लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज में क्या? ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। इसीलिए लोकल अथॉरिटीज के इलेक्शन राज्य चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। ठीक है ना? अच्छा, प्रादेशिक लोक सेवा, वही वाली बात है, आपको कल भी बताया था कि हर स्टेट की अपनी क्या है? लोक सेवा है, यानी हर स्टेट की अपनी पब्लिक कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है। और बताया था आपको कि राज्यपाल जो होता है, गवर्नर जो होता है, वो हर स्टेट के अंदर जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है, लेकिन उन्हें पद से हटा नहीं सकता है। ये बताया था, कल भी बताया था। तो यहां गौर करेंगे, ये है सिंचाई। अब जो भैया जमीन है, खेती है, सिंचाई भी इसी के अंदर आती। गैस, विद्युत कर, मनोरंजन का टैक्स जो है, पशुपालन कर, शराब पर टैक्स, ये सब किस में आते हैं? ये राज्य सूची का विषय है। आपसे बहुत बार पूछा गया है कि शराब पर टैक्स कौन लेता है, तो वो राज्य सूची का विषय है। यही कारण है कि शराब हरियाणा में कहीं पर महंगी है, कहीं दिल्ली में सस्ती है, अलग 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 है ना? आ रही बात समझ में? यूटी यूनियन टेरिटरीज में अगर विधानसभा है, जैसे दिल्ली हो गई, पौंडीचेरी हो गई, जैसे ही बहाल कर दी जाए तो जम्मू कश्मीर में भी हो जाएगी। तो ऐसे में कुछ विषय पे कानून उस राज्य की विधानसभा है तो विधानसभा बनाएगी, उस यूनियन टेरिटरी की विधानसभा है तो वो बनाएगी, और कुछ विषय पे कानून जो होंगे वो एलजी बनाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाएंगे। इसीलिए दिल्ली में आए दिन राड़ा होता रहता था, क्योंकि कुछ विषय पे कानून तो बनाने का अधिकार किसको दे रखा था कि ये जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है वो बनाएगी, और कुछ सब्जेक्ट पे जो पास ही नहीं करते थे एलजी महोदय, तो बड़ा लफड़ा रहता था। आ रही बात समझ में? तो जहां यूनियन टेरिटरी, जहां पे विधानसभाएं हैं, वहां तो आधा आधा बांटा जाएगा कुछ कुछ विषयों को, लेकिन ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां विधानसभाएं नहीं है, वहां सारे के सारे नियम, कायदे, कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के चलेंगे। ठीक, आ रही बात समझ में? तो ये इतना समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और हर हालत में बनते हैं। अब देखो जी, यहां आ जाओ, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं आपको बताना है। 52 सब्जेक्ट हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, और 52 में से कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे कानून बनाते हैं? तो देखो, शिक्षा, वन, मापतोल, वन्य जीव संरक्षण, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब 1946 के बाद 76 के बाद जोड़े गए। इसके अलावा
विवाह शादी दोनों मिलकर बनाएंगे, विवाह विच्छेद तलाक कारखाने मजदूर संघ, ठीक है, इन पर भी दोनों मिलकर बनाते हैं। और समाचार पत्र, समाचार पत्र क्या बेटा जी, समाचार पत्र, ये टॉपिक भी किसका है, कॉन्करेंट लिस्ट का है, समाचार पत्र कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है। तो इन विषयों पर सब मिलकर कानून बनाते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। कोई दिक्कत यहां तक में, कोई परेशानी? ये मामला है जिसे याद रखना है, हर हालत में याद रखना है, बिना किसी समस्या के याद रखना है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब इतना समझा दिया, अब आप कहोगे बाकी के आर्टिकल्स भी पढ़ाइए, बाकी के आर्टिकल्स भी पढ़ाइए। तो बाकी के आर्टिकल्स कभी नहीं पूछे गए, किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए। आप यूपीएससी या यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपसे इन आर्टिकल्स को कोई नहीं टच करवाएगा, आपसे एक्स्ट्रा आर्टिकल्स को कोई टच नहीं करवाएगा किसी भी हालत में। आप पूरा पेपर उठा लो पिछले 5 सालों के, तो भी आप देखोगे कि और कहीं किसी भी टॉपिक से रिलेट करके नहीं पूछा गया है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं कुछ आर्टिकल्स आपको नोट और करवा देती हूं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक जगह पे ये क्लियर किया गया है, आप खुद बताओ, अगर किसी अदर कंट्री से वो लेना है, हमें उधार लेना है, तो वो देश की सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी या स्टेट गवर्नमेंट लेगी? जवाब देना। अगर किसी अदर कंट्री से टैक्स लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी? जवाब दो, जल्दी जल्दी बताओ। जवाब नहीं आया बेटा। पीडीएफ ऑफलाइन मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल बिल्कुल। कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बिल्कुल देगी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो एक दो और लिख लो, एक दो आर्टिकल्स और लिख लो। आर्टिकल 269 लिखेंगे, आर्टिकल 269 लिखेंगे, गौर फरमाएंगे। 269 केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए, यानी ऐसे टैक्स जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए हैं, लगाए गए व संग्रहित करे गए, संग्रहित उन्हें कलेक्ट भी कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए और संग्रहित किए गए, वह संग्रहित किए गए उन्हें कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन राज्यों को दिए गए, लेकिन राज्यों को दिए गए कर, राज्यों को दिए गए कर, टैक्सेस की बात होती है किसमें? आर्टिकल 269। जो केंद्र सरकार जिन टैक्सेस को लगाती है, कलेक्ट भी केंद्र सरकार करती है, लेकिन जो पैसा आता है उसे किसको दे देती है? राज्य सरकारों को देती है। यह आता है आपका आर्टिकल 269 में, ठीक है। अच्छा, और कुछ 270 में आते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच लगाए गए कर और फिर उनका वितरण भी दोनों के बीच में होगा। तो जो 270 है कोई इतना खास नहीं है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। 275 क्या कहता है कि कुछ राज्यों को संघ से दिया गया अनुदान, कुछ राज्यों को संघ से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से दी गई ग्रांट, संघ से दिया गया अनुदान, जो स्पेशल दिया गया अनुदान, जो स्पेशल स्टेट्स हैं उन्हें अनुदान दिया जाता है, ग्रांट्स दी जाती हैं। ये आर्टिकल्स कभी नहीं पूछे गए, कभी भी नहीं पूछे गए, न पूछे जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, नहीं बेटा, जो मैं अलग से लिखती हूँ वो पीडीएफ में नहीं मिलता है, जो मैं अलग से लिखती हूँ वो पीडीएफ में नहीं मिलता है, इसीलिए उन्हें नोट कर लिया करो। हैंड रिटन पीडीएफ में तो मिलता है क्योंकि उसे वो बच्ची बनाती है, लेकिन प्रिंटेड पीडीएफ में नहीं होती है वो, ठीक है लकी? हैंड रिटन पीडीएफ में तो मिलता है क्योंकि उसे एक बच्ची बनाती है, लेकिन प्रिंटेड में नहीं मिलती है। आओ अब कहानी सुननी है, कहानी के मूड में हो? चलो कहानी सुनाऊं मैं आपको। भारत के अंदर स्टेट्स बने कैसे, अलग अलग, ठीक है ना? ये तो केंद्र और राज्य के संबंध आपको समझ में आए कि कहाँ क्या पैसा किसके बीच में बटेगा, कितना किसके बीच में क्या रहेगा, और महत्वपूर्ण सारे आर्टिकल्स आपने समझ लिए, समझा दिए मैंने आपको। सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा कि कौन कौन से सब्जेक्ट टॉपिक किसके अंदर आएंगे, तो आज मैं क्वेश्चन भी भेजूंगी तो उन्हें समझना,
ठीक है। और वो प्रिया राज जो बता रही थी, बेटा 269 ये कहता है कि ऐसे टैक्स जो लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसे टैक्स जिन्हें कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन फिर टैक्स का पैसा किसको दे देती है? राज्य सरकार को दे देती है, वो 269 है। ठीक है। तो अब मेरी एक बात ध्यान रखनी है, विशेष तौर पर याद रखनी है, जो मैं कह रही थी, मैं क्वेश्चंस जो भेजूंगी हो सकता है उन क्वेश्चंस में कुछ चीजें अलग हों, तो प्लीज अपने उन टॉपिक्स को भी नोट कर लेना। अगर वो टॉपिक इसमें न दिए गए हों कि केंद्र सरकार इन विषय पर, राज्य सरकार इन विषयों पर कानून बनाती हैं, तो उन्हें नोट करिएगा, हर हालत में नोट करिएगा जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे विशेष तौर पर। अब आओ ध्यान से सुनेंगे। देश का बंटवारा होता है भारत पाकिस्तान के बीच में, और उस समय 562 के करीब स्वायत्त रियासतें थीं, देसी रियासतें थीं, प्रिंसली स्टेट्स थे, बड़े छोटे छोटे, जिनके सामने दो विकल्प रखे गए कि भारत को जोड़ लो या पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या फिर दोनों में से कहीं किसी के साथ न जाके स्वतंत्र रहो। या तो भारत के साथ विलय कर लो या पाकिस्तान के साथ कर लो, या स्वतंत्र, या क्या रहो? स्वतंत्र रहो। अब इन सभी का मन था, सभी का मन था कि स्वतंत्र रहें, राजा रजवाड़े बने रहें, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको मिला लिया, साम दाम दंड भेद से। अब इस पूरी कहानी में अलग अलग समय पर ट्विस्ट आता है। बात है कब की? इससे 2 दिन पहले, ये 26 अक्टूबर 1947 जो दिख रहा है, इसे 24 अक्टूबर 1947 की कहानी को ध्यान से सुने। राजा हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर के, हिंदू राजा, और आम जनता जो थी वो मुस्लिम थी। शेख अब्दुल्ला उस समय इनके लीगल एडवाइजर थे, शेख अब्दुल्ला। अब सीन क्या है? राजा हरि सिंह ने कहा मैं तो स्वतंत्र रहूंगा, ना भारत के साथ जाऊंगा ना पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने इस चीज पे स्वीकृति कर ली कि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र रहिए। लेकिन 24 अक्टूबर यानी इनके सिग्नेचर करने के 2 दिन पहले 1947 में पाकिस्तान ने पाकिस्तानी आर्मी को आदिवासियों के भेष में और हथियारों के साथ ये जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके पर, नॉर्दर्न एरिया पर अटैक करने के लिए भेज दिया। अब महाराजा हरि सिंह ने तुरंत कॉल करा जवाहरलाल नेहरू जी को कि बचाओ, पाकिस्तान की आर्मी अटैक करने चली आ गई है। उन्होंने कहा देखो आप स्वतंत्र देश हो और पाकिस्तान भी एक स्वतंत्र देश है, इंडिपेंडेंट कंट्री हो, और 2 इंडिपेंडेंट कंट्रियों के बीच में हम नहीं आ सकते, हम उस एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो हमारे देश का हो। तो शेख अब्दुल्ला को भेजा महाराजा हरि सिंह ने, इनके पास दिल्ली जाओ, बात करके आओ, भाई गड़बड़ी हो गई है। तब तक कुछ एरिया कश्मीर का इन्होंने हड़प लिया था, किसने? पाकिस्तान ने। फिर 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह जी को समझ में आया कि मुझे सिग्नेचर करने होंगे कि मैं भारत का हिस्सा हूं, तभी जाकर भारत मुझे प्रोटेक्ट करेगा, और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत के अंदर विलय कर जाता है। यानी महाराजा हरि सिंह ने संधि पर हस्ताक्षर किए, और उसी के बाद कुछ स्पेशल प्रावधान दिए गए थे जम्मू कश्मीर को, जैसे जम्मू कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अलग झंडा होगा, और धारा 370 थी, बहुत सारी चीजें थी जो अलग अलग मामला था। ठीक है ना? ठीक आ रही बात समझ में? हाँ, अब ये कहानी यहां तक समझ में आई आपको? जो हिस्सा हड़प के बैठ गए ये, तो वो हड़प के ही बैठ गए पाकिस्तान वाले। अब ऐसे ही एक और रियासत थी जूनागढ़। तो 3 देसी रियासतें थी जिनके थोड़ा पेट में दर्द था। एक तो हरि सिंह जी थे जो बिल्कुल अलग चाह रहे थे, एक जूनागढ़ थी, एक हैदराबाद थी। जूनागढ़ में क्या मामला था? जूनागढ़ में जनसंख्या थी हिंदू, और राजा जो था इनका, नवाब जो था, वो मुस्लिम था। वो चाह ही नहीं रहा था, वो चाह रहा था पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए बड़ा राजी था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भैया जनमत संग्रह कराओ। जनमत संग्रह यानी कि प्लेबिसाइट या रेफरेंडम। जनमत संग्रह का मतलब होता है जनता से कहो कि वो वोट करे, क्या वो पाकिस्तान के फेवर में है? हाँ, टिक लगा दो। अगर वो भारत के फेवर में है तो भारत के आगे टिक लगा दो। तो जनमत संग्रह हुआ और जूनागढ़ के 91% जनसंख्या ने भारत के साथ रहना स्वीकार किया। तो बिल्ली जैसा मुंह बन गया जूनागढ़ के उस समय देसी रियासत के नवाब का।
तो जूनागढ़ में विलय जो कराया गया वो जनमत संग्रह से कराया गया, बड़े आसान तरीके से कराया गया, प्लेबिसिट करा के कराया गया, रेफरेंडम करा के कराया गया। जन यानी जनता, मत यानी जनता का वोट, जनता के वोट को कलेक्ट करके कराया गया और जनता ने कहा कि भारत के साथ रहना है। ठीक। और फरवरी 1948 में ये भी जूनागढ़ भी भारत का हिस्सा बन जाता है। हैदराबाद के निजाम का दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था कि मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। जूनागढ़ का भी धड़क रहा था। ये जूनागढ़ का ये कहना था कि हम तो पानी के सहारे पाकिस्तान से कनेक्ट रहेंगे ही रहेंगे। हैदराबाद का भी दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था कि हम तो पाकिस्तान के साथ रहेंगे। उधर से जिन्ना बहुत नालायक, जिन्ना ये कह रहा हाँ क्यों नहीं, हैदराबाद के जो निजाम है वो निजाम पुराने मुगलिया वंशजों से बिलोंग करते हैं, तो तुम्हें तो पाकिस्तान का हिस्सा ही होना चाहिए। और सारी सेट, मतलब ये समझ लो सारी टोपी फिरा चुके हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ये पाकिस्तान बागड़ बिल्ला वहां से यहां तक अगर हैदराबाद इसका रहेगा तो इसको अपना एयर, जो आपकी टेरिटरी होती है उसमें भी उड़ने की इजाजत देनी पड़ेगी, रोड की इजाजत भी देनी पड़ेगी, तो हमारी अपनी सोवरेनिटी, हमारी अपनी संप्रभुता की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। तो हैदराबाद के निजाम को बड़े प्यार से समझाया, उसके समझ में आ नहीं रही थी। तो ऐसे में हुआ ऑपरेशन पोलो। क्या हुआ? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के बाद नवंबर 1940, ऑपरेशन पोलो तो सितंबर में हुआ है, ऑपरेशन पोलो सितंबर में हुआ है, लेकिन नवंबर 1948 में हैदराबाद रियासत ऑपरेशन पोलो यानी सेना भेजनी पड़ी। फिर जाके वो हारा है हैदराबाद का निजाम, और फिर हार के एकदम रोने लगे थे। फिर उनको कह दिया चलो रो नहीं, तुम्हें हैदराबाद का गवर्नर बना देते हैं, तुम ज्यादा पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे थे, मानो बात को, सही जगह पे हो, बने रहो चुपचाप से। और उन्हें हैदराबाद का क्या बना दिया गया? गवर्नर बना दिया गया, राज्यपाल बना दिया गया। और इस तरीके से नवंबर 1948 में हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो के बाद भारत में विलय होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ठीक, आ रही बात समझ में? हाँ, बिल्कुल खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे विशाखा, बिल्कुल खिलाएंगे। तो ये तीन ऐसी देसी रियासतें थीं जिनके मन में या तो अलग रहने की थी, और दो बागड़ बिल्लों के मन में पाकिस्तान के लिए रहने की थी। एक तो हैदराबाद के निजाम थे, पुलिस भेजनी पड़ी, आर्मी भेजनी पड़ी, तब जाके माने हैं। ठीक। एक जूनागढ़ वो सुनने को तैयार नहीं, वहां फिर जनमत संग्रह कराया कि भैया जब आम जनता का दिल भारत के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या बदतमीजी है तुम्हारी, काहे तानाशाही करते हो। और राजा हरि सिंह जिन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि स्वतंत्र 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 रहेंगे, उधर से वो बागड़ बिल्ले आ गए, फिर जाके कह रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, फिर बचाना पड़ा उन्हें। फिर उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए, और उसके बाद इस तरीके से हैदराबाद, इसी तरीके से जूनागढ़, और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर भारत के अंदर आया। नवंबर 1949 में त्रिपुरा का भारत में विलय किया गया। नवंबर 1949 में त्रिपुरा को भारत में मिलाया तो गया, लेकिन त्रिपुरा को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा बाद में मिलेगा। तो याद रखना, नवंबर 1949 में त्रिपुरा ये भी भारत के अंदर क्या कराया जाता है? विलय कराया जाता है। यानी कि ये ऐसे ऐसे अपने अलग अलग एरियाज थे जिनका भारत में विलय बहुत स्वतंत्रता के बाद तो नहीं हुआ था, एक लंबे समय के बाद इनका भारत में विलय हुआ। ठीक। स्वतंत्रता के बाद बात ये थी कि शुरुआती दौर से हम भाषाई आधार पर थोड़े अलग अलग हैं। हम भाषाई आधार पर यानी कि स्टेट के बेसिस पे, हर स्टेट आप देखते हो हम सब अलग अलग हैं, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। भारत के अंदर हर 40 किलोमीटर पे भाषा, लैंग्वेज, डायलेक्ट, बोली बदल जाती है, पानी बदल जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद स्टेट्स की ये मांग थी कि राज्यों का पुनर्गठन हो, दोबारा से राज्य बनाए जाएं, और अब जो बनाए जाएं वो भाषा के आधार पर बनाए जाएं। तो अलग अलग राज्यों में ये मांग थी कि देखो हम इनसे अलग भाषा बोलते हैं, हमारा एक अलग स्टेट बना दीजिए। तो डिमांड क्या थी? भाषा के आधार पर बनाना। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू इस बात से डर रहे थे। उन्हें यह था कि भारत अभी अभी किसके नाम पर? धर्म के नाम पर बटा है। एक पाकिस्तान बना है, एक भारत बना है, ऑलरेडी धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ है। अगर राज्य भी बनेंगे और भाषा के आधार पर बनेंगे तो फिर भारत को जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस मांग को खारिज कर रहे थे।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस मांग पर विचार करने के लिए कि ठीक है देखते हैं क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने 1948 में पहले एस के धर कमेटी बनी। तो याद रखना, बहुत पूछा जाता है 1948 में कौन सी कमेटी बनी, तो याद रखना एस के धर कमेटी, धर आ जाए कहीं पे धार आ जाए, बात एक ही। एस के धर कमेटी बनती है 1948 में और कहा जाता है आप ये बताओ क्या राज्य का निर्माण पुनर्गठन होना चाहिए भारत के अंदर, क्या राज्य दोबारा से बनने चाहिए भारत के अंदर भाषा के आधार पर। इनका रिजल्ट निकल के आया नो, इन्होंने कहा नो। फिर दिसंबर 1948 में ही, कब बेटा जी याद रखना, इसे बहुत अच्छे से समझना, दिसंबर 1948 में ही जेवीपी कमेटी भी बनती है। जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, जेवीपी कमेटी बनती है और वो भी अपनी रिपोर्ट यही देती है कि भैया किसी भी हालत में भारत के अंदर भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाने। अरे एस के धर कमेटी 1948 में बनती है, वो भी मना करती है। और जेवीपी कमेटी भी मना कर देती है कि भैया राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर तो नहीं करना है, आप क्षेत्र के आधार पर करो, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर करो, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं। तो ये जब मना हो जाता है इस जेवीपी कमेटी के थ्रू भी, जेवीपी इधर से भी हो जाता है क्या भाषा के आधार पर करना है, नो हो जाता है। अब ऐसे में मना कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार, कि हम तो किसी भी हालत में भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा, राज्यों को दोबारा से नहीं बनाएंगे। अब दिक्कत पता है क्या थी, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता से पहले आंध्र प्रदेश गए थे और जब वो वहां गए थे तो वहां की जनता से वादा कर आए थे। वहां की जनता ने कहा कि हमारे लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू जी हामी भरी आए। अब सिचुएशन क्या है, स्वतंत्रता के बाद जब जवाहरलाल नेहरू जी वहां गए तो जवाहरलाल नेहरू जी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। एक देश का ऐसा नेता जिसे पूरी देश की जनता प्यार करती हो, लेकिन उसे क्या दिखाया जा रहा है, काला झंडा दिखाया जा रहा है। और उन्हें धमकी दे दी गई। वहां धमकी क्या थी, उन्हें धमकी दी गई कि भैया ऐसे नहीं कि तुम्हें उड़ा देंगे, धमकी ये दी गई कि हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। अब जवाहरलाल नेहरू जी को ये बात पता नहीं थी कि इतना ज्यादा सीरियस मामला है, उन्होंने इस बात को टाल दिया। मैंने आपको बताया 1948 में 2 कमेटी बनती है, एसके धर कमेटी बनती है और खुद जेवीपी कमेटी बनती है, और वो मानते हैं कि भाषा के आधार पर बंटवारा बहुत गलत रहेगा। अब आंध्र प्रदेश की बात है 1953 की। आंध्र प्रदेश में 1953 में एक अलग राज्य की मांग की और वहां उस समय जो इस काम को लीड कर रहे थे, इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, वो वहां के एक लोकल गांधीवादी विचारक थे, पोट्टी श्रीरामुलु। गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित पोट्टी श्रीरामुलु, ये आमरण अनशन पर बैठ गए। ये किस पे बैठ गए, आमरण अनशन पर। अब पोट्टी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठे रहे और इनकी हो जाती मृत्यु। अब इनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश के पूरे एरिया में क्या हो जाते हैं, दंगे, बहुत बुरे हालात। खुद सरकार ने नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा। फिर पहली बार भाषा के आधार पर जो राज्य बनता है वो बनता है आंध्र प्रदेश। क्यों, पोट्टी श्रीरामुलु जी की मृत्यु के बाद 1953 में ही आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ता है। और इसी साल फिर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी आंध्र प्रदेश का निर्माण कर चुके थे, आप ऑलरेडी आंध्र प्रदेश का निर्माण कर चुके थे भाषा के आधार पर। क्योंकि उधर पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो जाती है, आम जनता सड़कों पर उतर आती है और दंगे होने लगते हैं, तो पहला राज्य जो भारत का बनता है भाषा के आधार पर वो बना था, कौन सा, वो बना था आपका आंध्र प्रदेश 1953। जब आंध्र प्रदेश बन ही गया बेटा जी, जब आंध्र प्रदेश बन ही गया नवंबर में, तो फिर फाइनली 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाता है, जिसे बोलते हो आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एसआरसी का। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, दोबारा से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन करने का आयोग बनता है। इस आयोग के अध्यक्ष थे, बहुत पूछे जाते हैं, फजल अली थे। 2 और मेंबर थे, एक तो हृदयनाथ कुंजरू थे और थे के एन पन्नीकर।
तो याद रखना 22 दिसंबर 1953 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनता है, जिसके अध्यक्ष फजल अली, 2 और मेंबर हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। और फाइनली फिर ये कहता है आयोग कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाए, क्योंकि और लोग मरेंगे, बड़ी दिक्कत होगी। और 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो चुका था। वर्ष 1956 तक आते आते 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो चुका था। अब यहां इस चीज को विशेष तौर पर देखना है, किसका गठन कब कब हुआ। एक तो याद रखना है आपका 1 नवंबर 1953 की बात है, जब सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पर बना आंध्र प्रदेश। उसके बाद 1960 में बनते हैं महाराष्ट्र और गुजरात बनते हैं, सौराष्ट्र से अलग होकर। महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग 2 राज्य बनते हैं। 1961 में गोवा, दमन और दीव, ठीक है, यहां गोवा और दमन दीव को मिलाया जाता है भारत के अंदर। गोवा, दमन और दीव, गोवा पर अधिकार के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया था, वरना ये अंग्रेज बागड़ बिल्ले, सॉरी नॉट अंग्रेज बागड़ बिल्ले, पुर्तगाली जो थे वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनका मन था ना साहब, हम तो अपने आनंद लेंगे साहब, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? अलग होने का मतलब होता है कि बाउंड्रीज खींच देना, कि आज से इस एरिया तक महाराष्ट्र, इस एरिया तक गुजरात। क्यों? क्योंकि यहां बोली अलग है, मराठी है, यहां गुजराती बोली है। तो फिर करे गए, बनाए गए स्टेट्स। ठीक, 1963 में नागालैंड का गठन किया गया, नागालैंड बनाया गया। 1966 पंजाब हरियाणा दोनों को अलग किया गया, पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़, ये 3 अलग अलग चीजें बनी। 1971 में हिमाचल प्रदेश बना। 1973 में मैसूर को कर्नाटक नाम दिया गया। 21 जनवरी 1972 की बात है जब मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उससे पहले इन्हें पूर्ण कंप्लीट राज्य नहीं मानते थे, उससे पहले इन्हें क्या नहीं मानते थे? कंप्लीट राज्य नहीं मानते थे। लेकिन 21 जनवरी 1972 को जाकर मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये वही त्रिपुरा है जो 1949 में भारत के अंदर विलय कर लेता है। ठीक, 1975 में सिक्किम एसोसिएट राज्य के रूप में भारत में शामिल होता है। एसोसिएट राज्य के रूप में, एसोसिएट यानी सहायक राज्य के रूप में, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था। फिर 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भी लिया गया और इन्हें भी राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, यानी इन्हें मिला पहले लिया गया था, लेकिन स्टेट नहीं बनाया गया था भारत का, इन्हें एसोसिएटिव राज्य बना के रख लिया गया था। तो इस तरीके से मामला है। 2000 में 3 राज्य बने थे। 2000 में याद रखना, 2000 में याद रखने का एक सबसे बेस्ट तरीका है चूज। 2000 में ये 3 राज्य कंटिन्यूअसली बने। छत्तीसगढ़, सी से छत्तीसगढ़, ये बना 1 नवंबर। कब बना? 1 नवंबर 2000। फिर यू से है उत्तराखंड, ये बना 9 नवंबर। जे से है झारखंड, ये बना 15 नवंबर। ये 3 राज्य कंटिन्यूअसली बने और 2000 के अंदर बने। और 2 जून 2014 को एक और भारत का राज्य बना, तेलंगाना। 2 जून 2013 को एक और भारत का राज्य बना, तेलंगाना। बेटा एक बच्चा पूछ रहा है यूपी कब बना? यूपी पहले से ही था, बस याद रखना 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर यूपी किया गया था। क्या? संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, इसलिए यूपी दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश रखा गया। तो ये तो पहले से ही था, उत्तर प्रदेश रखा गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये बात याद रखनी है, ठीक है, आ रही बात समझ में? और अब आपको पता ही है बहुत सारी चीजें और भी बदली हैं। जैसे आपके 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, राज्य से हटाकर। यहां एक पॉइंट और लिख लो, 2019 जम्मू एंड कश्मीर क्या बन गया? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना, यूटी बना। राज्य की जगह क्या बन गया? यूनियन टेरिटरी बन गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर? तो ये इस तरीके से बाउंड्रीज बनाई गई। सबसे ज्यादा बार पूछा गया महाराष्ट्र और आपका गुजरात
कब अलग अलग हुए, दो अलग अलग राज्य के रूप में कब बने सौराष्ट्र से, 1960 में बने। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ कब हुए, तो आप बताओगे 1966 का दौर है। ठीक है, इस तरीके से। और बाकी तो मैं कुछ चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट जब बता रही होंगी तब भी और बता रही होंगी, तो 2-4 बार जब वो बातें दिमाग से गुजरेंगी तो आप समझ जाओगे। एक ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि 22 दिसंबर 1953 को जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना, 1956 में भी बना था, मैं आपको बताऊं, राज्य पुनर्गठन आयोग समय समय पे बनते रहे। तो 1953 में जो बना उसके हेड कौन थे, बहुत पूछा जाता है, क्योंकि पहला राज्य पुनर्गठन आयोग था। तो फजल अली उसके हेड थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर उसके अन्य सदस्य थे, तो 3 सदस्यों का था। 1956 में भी बना है और इसने अपना अलग अलग तरीके से ये बात फिर अंत में स्वीकार करी कि भैया किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। संयुक्त प्रांत की इंग्लिश होती है बेटा यूनियन प्रोविंस। बच्चे कह रहे हैं संयुक्त प्रांत की, आहा, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, संयुक्त प्रांत की इंग्लिश ये होगी यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, तब भी यूपी ही नाम था, उत्तर प्रदेश, पर उत्तर प्रदेश नहीं बोलते थे, यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत बोलते। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल करेंगे आगे का टॉपिक। अच्छे तरीके से भाग 11 और भाग 12 की चीज़ों को समझ लिया है आपने, ऐसा मैं मान रही हूँ। कल आपको विशेष तौर पर क्या देखना होगा, भाग 9 देखना होगा। भाग 9 जिसके अंदर आप स्थानीय स्वशासन मेरे साथ पढ़ रहे होगे। और ये जो गुड़िया बता रही थी कि कौन सा क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी आई है, वो प्लीज़ मुझे भेजना, हर हालत में भेजना। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। हाँ, कंप्यूटर से पीडीएफ निकल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है।